बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और इसके साथ साथ मौसम का भी ख्याल रख रहे होंगे। लेकिन हिना, आपको लग रहा है मौसम थोड़ा सा बदला बदला लग रहा है? मानसून का आगाज हो गया है और अब तब्दीली कुछ नजर आ रही है, और कुछ तब्दीली हमें जंगी सतह पर, आलमी सतह पर भी नजर आ रही है, जिसमें ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और चौथा रोज है ईरान इसराइल के दरमियान जंग का। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमलों में शिद्दत दिखाई दे रही है और सुबह सवेरे ईरान की जानिब से इसराइल पर नया मिसाइल हमला किया गया और ईरानी मिसाइल हमले में तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और हाइफा समेत मुतअद्दिद मकामात पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है और निशाना लगने के बाद आग लगने की इतलात है। इसराइली फौज की जानिब से सहूनियों को पनाहगाहों के करीब रहने की हिदायत की गई है और उधर ईरान के खिलाफ इसराइल की जारी है। गुज़िश्ता रोज तेहरान पर हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और नायब हसन मुहक्किक शहीद हो गए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने दोनों के शहीद होने की तस्दीक कर दी है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान और इसराइल मुआहदे की उम्मीद है। G7 इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से कबल वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा हो जाएगा। ईरान और इसराइल जंगबंदी कर सकते हैं। अमेरिका इसराइल के दिफा में उसकी हिमायत जारी रखेगा। जी हाँ, दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता भी हुआ है और ईरान इसराइल जो तनाज़ा है उस पर दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई जो उमूर हैं उन पर तबादला ख्याल भी किया गया। तुर्क सदर ने ईरान इसराइल तनाज़े के खात्मे से मुतालिक जो अमेरिकी सदर का बयान है उसका खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि जोहरी तनाज़े के हल के लिए सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। ईरान इसराइल बढ़ती जंग से पूरी दुनिया में तशवीश की लहर पाई जा रही है और आलमी रहनुमा मुतहरिक हो चुके हैं। जंग रुकवाने के लिए सिफारती डिप्लोमेसी शुरू हो गई है और इसी पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर सिक्योरिटी। अस्सलाम वालेकुम सैयद मोहम्मद अली साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर, जो ईरान इसराइल कशीदगी का चौथा रोज़ है, अभी हमने थोड़ा सा इंट्रो दिया कि क्या क्या इस वक्त तक हो रहा है और दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमलों में शिद्दत ही आती जा रही है, और आपको लग रहा है कि क्या जंग में मज़ीद तेज़ी होगी या जंग बंदी होती आपको दिखाई दे रही है, और क्या ये जो सारा खित्ता है इसको भी अपने लपेट में ले लेगी ये जो जंग है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछले 4 दिनों के दौरान जो जंग की इंटेंसिटी और शिद्दत है और जो अहदाफ का चुनाव दोनों जानिब से किया जा रहा है, उससे ये चीज साबित होती है कि ये जंग जो है उसके अहदाफ जो है प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने तक महदूद नहीं है। बल्कि अगर आप इसराइल की जानिब से पिछले 4 दिनों के दौरान जिन अहदाफ को उन्होंने निशाना बनाया है उसको देखें तो पहले दिन उन्होंने उनकी एटमी तनसीबात को पे हमला किया। दूसरे दिन उन्होंने उनकी जो मरकजी क़यादत है, खुसूसन पासदाराना इनकलाब और उनकी फौज की क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाया। फिर आपने देखा तीसरे दिन उन्होंने उनकी ऑयल की जो सबसे बड़ी तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुंचाया। और आज रात हम ये खबर मिली है, जिस तरह आपने भी शेयर किया, कि जो पासदाराना इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ और नायब हैं उनको शहीद किया गया है। तो अगर आप इसको मजमूई तौर पे देखें तो इससे साबित होता है कि उनका निशाना, उनका जो मकसद है जंग का, वो सिर्फ ईरान की दिफाई सलाहियत या एटमी सलाहियत को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि वो उनके सियासी निज़ाम और उनके रियासती ढांचे को तब्दील करना चाहते हैं इस जंग के जरिए से कि उसको इतना कमजोर कर दिया जाए, माशी एतबार से, फौजी एतबार से, सियासी एतबार से। बल्कि इसी हवाले से बहुत अहम तरीन खबर मैं आपसे शेयर ये कर रहा हूँ। सुबह एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका की जानिब से ये खबर अब से तकरीबन 3 घंटे पहले शेयर की गई कि सदर ट्रंप ने जो इसराइली प्लान था कि ईरान की नजरियाती क़यादत को टारगेट डायरेक्टली किया जाए, उसको वीटो किया है। इस बात साबित होती है कि जो अहदाफ का चुनाव है कि ईरान की जानिब से, वो अमेरिका की मर्जी से है कि किन टारगेट्स को आपने टारगेट करना है और किन को नहीं करना है। और फिर भी आप देखें, इससे ये बात, और फिर दूसरी बात ये कि भाई हर हथियार जो वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमेरिका का दिया हुआ है। मैं अभी सुबह रिसर्च कर रहा था तो पिछले 1 साल के दौरान सिप्री, दुनिया का मुस्तरद तरीन थिंक टैंक समझा जाता है, उसके मुताबिक 65% इसराइल के दिफाई बजट में पिछले 1 साल में इजाफा किया गया है।
65% और $46 बिलियन जो है इस जंग के लिए उन्होंने इस साल एलोकेट किए हैं, जो कि ईरान के 7.9 बिलियन बजट से तकरीबन 6 गुना ज्यादा है। तो आपको वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। दूसरी जानिब जो जंग बंदी की बात है तो वो सिफारती कोशिशों की अपनी अहमियत है, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका अगर चाहे तो वो इसराइल के को एक दिन में जंग बंद करने पे मजबूर कर सकता है, अगर वो सिर्फ ये कहे कि जनाब हम अगर आपने मजीद हमले किए तो आपके हथियारों की सप्लाई जो है बंद हो जाएगी। तो ऐसा तो आपको कहीं नजर नहीं आता। राइट सर, मोहम्मद अली साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसी ही सूरत हाल है और इसराइल ने बमबारी के बाद उनके आला अस्करी और जौहरी क़यादत को शहीद कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ भी तेहरान पर हमले में पासदारान इंकलाब के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं और उनके नायब जो थे उन्हें शहीद किया गया था। उन्हीं यलगार को रोकने के लिए ईरान को आपका क्या ख्याल है, क्या करना होगा? और क्या आपको लगता है कि ईरान के अंदर से भी कहीं उन्हें इसराइल की कोई सपोर्ट है, इसराइल को कोई सपोर्ट मिल रही है? क्योंकि कुछ ड्रोन्स फैक्ट्रीज भी पकड़ी गई हैं ईरान की सरजमीन से। बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, ये जो परसों हमला किया गया है ईरान पे, ये कोई अचानक हमला नहीं था, बल्कि पिछले 2.25 साल के दौरान जो हिजबुल्लाह, हमास और हूतीस को कमजोर किया गया था इसराइल के हमलों के जरिए से, वो इस फैसला कुन हमले की तैयारी का और हिकमत अमली का बहुत अहम हिस्सा था, ताकि जब ईरान को इस खित्ते में आइसोलेट कर लिया जाए, उसकी जो इत्तेहादी और हलीफ जमातें हैं उनको कमजोर कर दिया जाए, तो फिर वो शाम की फजाई हुदूद को इस्तेमाल करके ये हमला शाम और इराक की, देखिए जो इसराइल का हमला हो रहा है वो उनके एयर अटैक्स हो रहे हैं, वो उनकी एयर फोर्स अटैक कर रही है जी, जबकि ईरान जो है वो ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसराइल को शाम और इराक की फजाई हुदूद दस्तयाब है उन के, वहां से वो उड़ के रोजाना आके बमबारी करते हैं, जबकि जब ईरान जवाबी सतह पे मिसाइल हमले करता है तो जो इसराइल की फजाइया है वो इराक और शाम की फजाई हुदूद को इस्तेमाल करके इनके ड्रोन्स और मिसाइल्स को इन मुल्कों के अंदर ही गिराने की कोशिश करती है, बेशतर इससे कि वो इसराइल तक पहुंच सके। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है कि रीफ्यूलिंग के लिए भी यही दो ममालिक जो हैं वो मदद फराहम कर रहे हैं जहाज़ों को इसराइली? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और ये एक हकीकत है कि इसराइली फजाइया के तैयारों की इतनी दूर मार रेंज नहीं है कि वो ईरान तक बहुत भारी भरकम मिसाइल से लेस होके पहुंचे और फिर वापस जाएं विदाउट रीफ्यूलिंग। तो इनकी दो तरह से रिफ्यूलिंग हो सकती है। अच्छा। या तो वो जमीनी अड्डों पे उतरे और रिफ्यूल हो, या फिर इनको फजा में भी मिड एयर रिफ्यूलिंग की सहूलत हासिल है, जिसके बगैर ये तैयारे ईरान तक पहुंच ही नहीं सकते। ये एक टेक्निकल हकीकत है जो आपको कोई भी एयरफोर्स ऑफिसर बताएगा कि इन तैयारे, चाहे वो F-16 हो, F-15 हो, F-35 हो, इनकी इतनी रेंज नहीं है, खुसूसन जब वो ये मिसाइल्स और बॉम्ब्स कैरी कर रहे होते हैं तो उनकी रेंज और भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनको मिड एयर रिफ्यूलिंग डेफिनेटली शाम और इराक की फजाई हुदूद में हासिल है, जिसके बगैर ईरान पे इनके हमला जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। और इससे पहले भी जब ईरान और इसराइल के दरमियान ठनी थी तो ईरान की जानिब से कहा जा रहा था कि जो ममालिक मदद कर रहे हैं उनके हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ईरान की जानिब से इस जंग के दौरान जो अमरीकी हवाई अड्डों को कहा गया है उन्होंने निशाना नहीं बनाया। लेकिन मोहम्मद अली साहब, आप ईरानी हमलों को कैसे देखते हैं? क्योंकि वहां से भी जो मिसाइल दागे जा रहे हैं अब वो सरजमीन में बल्कि इसराइल के वस्त में गिर रहे हैं, तो इस सूरत में जो उनकी जानिब से हमला किया जा रहा है उसको किस कामयाबी से देखते हैं? क्योंकि ईरान ने ये कहा है कि हमने उनके जो डिफेंस सिस्टम है उनको मैनिपुलेट किया है, जिसकी वजह से हमारे ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये लैंड कर रहे हैं वहां पर। बहुत अहम सवाल किया। देखिए, इस ईरान के पास इसकी हिकमत अमली में 4 चीजें हैं। एक, उनकी मुताहरित तंजीमें हैं जिनको काफी हद तक इसराइल ने कमजोर किया है पिछले 1.5 साल में हमलों में। दूसरी चीज उनके ड्रोन्स हैं, लेकिन ड्रोन आपको पता है चूंकि बहुत कम रफ्तार का होता है तो उसको तो घंटे से ज्यादा लगता है ईरान से इसराइल पहुंचने में, और वो जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि वो इराक और शाम की फजाई इंटरसेप्ट हो सकते पहुंचते हैं और उनको बेशतर को इसराइली फजाइया जो है इन मुल्कों की फजाई हुदूद में इंटरसेप्ट कर देती है। और ये कोई बड़ी बात और अनहोनी बात नहीं है। अभी हाल ही में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान भी जो जंग हुई, आपने देखा कि 80 के करीब जो इंडिया के ड्रोन थे जो कि इसराइल के बने हुए थे वो पाकिस्तान ने नाकारा कर दिए।
तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जो अब उनके पास दो इससे बेहतर हथियार हैं, वो उनके बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं। बैलिस्टिक मिसाइल बड़ा मिसाइल होता है, तेज होता है, लेकिन और ज्यादा बड़े पैमाने पे वो वॉरहेड 1 टन, हाफ टन या 2 टन तक का लेके जा सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, जिसकी वजह से वो गिरता तो है इसराइल के अंदर और कहीं पे भी तबाही पहुंचाता है, लेकिन एक्यूरेट टारगेटिंग के लिए वो यूजफुल नहीं होता। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है, खुसूसन जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ईरान के पास है, वो असल में उनका तरफ का सबसे अहम पत्ता है, जो कि एक्यूरेटली इनके तमाम जो आयरन डोम है या डेविड स्लिंग है या एरो है या थार्ड है, उसको डिफीट करके अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल में उनका बहुत बड़ा जखीरा ईरान के पास नहीं है, इसलिए वो एहतियात से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं अहम टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद साहब, आपने जिस तरह से भी जिक्र भी कर दिया इंडिया पाकिस्तान का भी, तो जो हमारे वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी गर्दिश कर रही है। उन्होंने इसराइल के खिलाफ मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होने का कह दिया है और वे कह रहे हैं कि जो सफारती ताल्लुकात हैं वो ख़त्म करने का उन्होंने भी मुतालबा किया है। वज़ीर दिफा ये भी कह रहे हैं कि अगर इसराइल को नहीं रोका गया तो फिर सबकी बारी आएगी। आपको क्या लगता है, इसराइल के खिलाफ मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद इस वक्त कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की जो बात है वो बड़ी गौर तलब है पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए 3 एतबार से। नंबर 1 कि ये एक हुस्न इत्तफाक नहीं है कि जब से कोल्ड वॉर के बाद दुनिया में ताकत के तवाजुन को एक जानिब डिसबैलेंस किया गया और सिर्फ अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया पे यूनिपोलर वर्ल्ड उसने बनाया, तो आप देखेंगे पूरी मुस्लिम दुनिया में इराक से लेके कितने मुल्कों को तबाह किया गया, उनकी रिजीम चेंज की गई। ये कोई हुस्न इत्तफाक या ईरान को पहला हदफ तो नहीं है, चाहे शाम हो, चाहे लिबिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई और मुल्क हो, कितने मुल्कों में रिजीम भी चेंज की गई, उनको तबाह बर्बाद भी किया गया। तो ये ईरान को पहला हमारे लिए सबक नहीं है। दूसरी बात ये भी हुस्न इत्तफाक नहीं है कि 1990 से लेके अब तक 35 साल में सिर्फ मुसलमान ममालिक में ही जंग लगी हुई है, सिर्फ मुसलमान ममालिक पे ही बमबारी हो रही है, सिर्फ मुसलमान ममालिक को ही तबाह किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमान ममालिक जो है उन्हीं की रिजीम चेंज की जा रही है। तो ये भी कोई हुस्न इत्तेफाक नहीं है। राइट। तो ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं बताना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरी आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है और ये एक सबक है पूरी आलम इस्लाम के लिए कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। अगर आप उसूल के साथ खड़े हैं, आलमी कवानीन के साथ खड़े हैं, आलमी इदारों के साथ खड़े हैं, तो लेकिन इसके बावजूद आपकी सलामती की कोई जमानत नहीं है अगर आपके कुव्वत बाजू में दम ना हो। बिल्कुल ऐसा आप जिस तरह बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने कहा था कि 1948 में उन्होंने कहा था कि जिस मुल्क की फजाई कुव्वत मजबूत ना हो वो अपने दुश्मन के रहमो करम पे होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो मोहम्मद अली साहब, अभी आपने बात की एटमी सलाहियत की, तो एटमी सलाहियत की बात से डोनाल्ड ट्रंप की बात याद आ जाती है जो उन्होंने रिसेंटली की है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान इसराइल का जो ये तनाज़ा है उसको उसी तरह से हल करेंगे जिस तरह से उन्होंने पाक भारत तनाज़ा हल किया है। यहाँ पे कंपैरिजन समझ में नहीं आता है क्योंकि पाक भारत तनाज़े में तो 2 एटमी कुव्वतें आमने सामने थी। जो इसराइल ईरान तनाज़ा है इसमें तो सिर्फ इसराइल के पास एटमी ताकत है, तो आप इस कंपैरिजन को कैसे देखते हैं? बहुत अहम सवाल है। मैं मुख्तसरन ये कहूंगा कि देखें, इस बात को समझना जरूरी है गैर जज्बाती अंदाज में कि अमेरिका और इसराइल दोनों के ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से मकासद यकसा है कि जी उसकी एटमी सलाहियत को खत्म करना है। फर्क सिर्फ ये है कि अमेरिका ने इस पॉलिसी के लिए अपने सिफारती दबाव और तिजारती पाबंदियों को दबाव के तौर पे इस्तेमाल किया है इस मकसद को हासिल करने के लिए, जबकि इसराइल ने इसके लिए अपनी फौजी कुव्वत इस्तेमाल की है। दोनों के पास इंस्ट्रूमेंट्स और जराए मुख्तलिफ हैं, हिकमत अमली मुख्तलिफ है, लेकिन मकासद एक है। तो एक जानिब से अमेरिका जो है वो ईरान पे इक्तिसादी पाबंदियां और सफारती दबाव डाल रहा है और दूसरी जानिब से इसराइल जो है वो फौजी नुकसान पहुंचा रहा है फौजी हमले करके। तो ये एक मजमूई हिकमत अमली का पार्ट है, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता, बल्कि यूं समझना चाहिए कि जब इसराइल ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा तो फिर अमेरिका इसको यूज करेगा डिप्लोमेसी में कि देखें अब आप मजीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, बात पे आ जाए। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। ये कोई अमन की ख्वाहिश पर मबनी नहीं है, बल्कि इस ईरान को मजबूर करने पे मकसद असल है कि जनाब आप अपने एटमी
सलाहियत को डेवलप करने के हक से दस्तबरदार। सही, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल जो इस वक्त क्या एस्केलेशन चल रही है ईरान इसराइल की, उस पर हम बात कर रहे थे। देखते हैं जी कब ये डीएस्केलेशन की तरफ मामला जाते हैं। फिलहाल तो रोज़ ब रोज़ कशीदगी में शिद्दत आती जा रही है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब आपको ये बताते हैं कि वफाक, केपी और सिंध में आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया है और अब बारी है पंजाब की। पंजाब और बलूचिस्तान की हुकूमतें आज आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगी। वज़ीर ख़जाना पंजाब मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान 2025-26 का बजट पेश करेंगे और ये कहा जा रहा है कि पंजाब का जो आइंदा माली साल का बजट है मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। इस पर जी हमने बात करनी में ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद इलियास साहब, ब्यूरो और हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इलियास साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका। इलियास साहब, बड़ी एक तशवीश पाई जाती है। पहले बजट वफाकी सतह पर भी आया और तब भी ये कहा जा रहा था कि IMF डिक्टेटेड बजट है, तो हमें पंजाब के बजट में भी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं? जाहिर है पंजाब में भी जो ऊपर के असरात नीचे भी आते हैं IMF की तरफ से, जो है कि सूबों पर भी बाइंडिंग्स हैं कि वो जो एक्स्ट्रा जो फंड्स हैं वो खर्च नहीं कर सकते, सब्सिडी नहीं दे सकते। जैसे बिजली पर दी थी सब्सिडी तो उन्होंने वापस इसको कहा था कि ना दें इसको नेक्स्ट टाइम। तो अब गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है कि वो ख़ुद अपने जो पावर प्लांट्स वगैरह हैं जो पंजाब के जो जिसमें तो कायद-ए-आज़म थर्मल जो हैं, तो उसमें से वो कहते हैं कि हम अपनी बिजली को सस्ता करने के लिए उन्होंने मंजूरी भी दी थी इसकी। तो ज़ाहिर है बजट में भी उसका ऐलान किया जाएगा। तो इसमें ये रखा गया कि बजट में जो है पंजाब में इस दफ़ा जो पंजाब क्योंकि माली लिहाज से जो है NFC वार्ड में जो इसको आबादी के हिसाब से जो पैसे मिलते हैं उसमें सरप्लस ही है। तो IMF ने इसको कहा कि अपने बजट को जो है आइंदा के लिए जो सरप्लस रखा जाए, यानी कि हर साल हर सूबे को कहा जाता है तो उसमें एक शरह होती है। तो उसमें पंजाब को भी उन्होंने कहा कि 1 ट्रिलियन अपना सरप्लस रखें, तो पंजाब को भी 1 ट्रिलियन सरप्लस रखना पड़ा। तो इसके अलावा बजट को जो वरना तो आपको पता है कि बजट सारे यूटिलाइज करना पड़ता था कि 30 जून तक, तो इसलिए कि इस वक्त अपने अकाउंट्स जो हैं दूसरे सूबों की तरफ पंजाब को भी अपना सरप्लस रखना पड़ा। और जो अगले साल के माली साल के, हालांकि पंजाब के पास जो फंड्स थे उनके 842 अरब रुपए का जो डेवलपमेंट का बजट था जो पिछले साल का था, लेकिन पंजाब ने 1000 अरब रुपया जो है तो इस बार भी यही कहा जा रहा है मोहम्मद इलियास साहब की 240 अरब रुपए जो खुसूसी तौर पर तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किए जाएंगे। यानी ज़्यादा फोकस पंजाब गवर्नमेंट का इस तरफ है कि तरक्याती कामों और ख़ास तौर पर जो पसमानदा इलाके हैं उनकी तरक्की पर गौर किया जाएगा। जाहिर है पंजाब के पास जो फंड्स हैं तो उसमें से 1240 अरब रुपए का कहा जा रहा है कि इसमें डेवलपमेंट का बजट रखा जाएगा और इस बजट को जो है इसको यूटिलाइज जो जिस तरह पूरे साल में जिस तरह करना है उसमें एजुकेशन, हेल्थ और सबसे जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से है उसके लिए जो है उसमें बजट को रखा गया। और जिस तरह आप देखते हैं कि स्मोक हो जाती है पंजाब पूरे भर में, तो उसके लिए ये जो है उसके लिए काफ़ी तदबीर इन्होंने कर रहे हैं, इक़दाम किए जा रहे हैं। पहले इस बजट इसको निगलेक्ट किया जाता था और इसको कुदरती आफत समझ के बस उसको इंतज़ार किया जाता था, लेकिन अब इसको लिए चेंज किया जा रहा है, एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए उसके लिए जो है इक़दाम किए गए। तो अब देखें गाड़ियों को भी टैग किया जा रहा है। इस तरह जो मुख्तलिफ जो है एजुकेशन के और हेल्थ सेक्टर में भी जो है वो कहते हैं कि गवर्नमेंट क्योंकि फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं काफ़ी अरसे से। आप देख लें हॉस्पिटलों में इस टाइम रश है, लोगों की बारी नहीं आती, लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलती जो भी है हेल्थ में। यानी कि आप इस वक्त चले जाएँ एक हॉस्पिटल में, लाहौर के एक हॉस्पिटल में देख लें पूरे पंजाब का बोझ सारा इधर आ जाएगा। न्यू हॉस्पिटल में 8-8, 10-10 हज़ार बंदा रोज़ एक न्यू हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में इस तरह आता है। तो इसके लिए इन्होंने पहले भी पिछले साल भी किया क्योंकि गवर्नमेंट का दूसरे साल का बजट है, इसमें 1600 से ज़्यादा जो है स्कीमें वो नहीं लेके आ रहे हैं। 1400 जो थी स्कीमें, मजमूई तौर पर इसे 3132 स्कीमें होंगी, लेकिन जो है वो पुरानी स्कीमों को भी और नई स्कीमों को भी जारी किया जा रहा है ताकि नए प्रोजेक्ट्स भी लेके आए जाएं। और गवर्नमेंट के ज़ाहिर है गवर्नमेंट का एक अपना भी होता है कि दूसरे सूबों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अच्छा परफॉर्म कर सके, क्योंकि इन सूबों में ज़्यादा KP और सिंध में
पंजाब का एक बड़ा मुकाबला तो लगा होता है। अपने अखराजात भी कम किए हैं पंजाब नहीं, पंजाब के वो जो अखराजात जो होते हैं दूसरे, उनकी जाहिर है इन्होंने भी पंजाब असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अपने MNA MPs वगैरह की तनख्वाहें, वो तो फर्ज है, लेकिन आवाम के लिए वही एक है। हाँ जी, आपने सुना ना कुछ पोजीशन की तनख्वाहें तो बड़ी देर से लिए तो सारे उजर बन जाते, लेकिन आवाम के लिए 10 और 7% ही रहेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें देना पड़ जाता है। तो पंजाब में इस तरह किया जाता है जैसे फेडरल ने किया है, पेंशन की स्कीम का जो भी है कि रिटायरमेंट के लिए मुख्तलिफ जो है कि 25 साल या 60 साल की उम्र जो है अर्ली रिटायरमेंट को किया कि ना की जाए, ताकि क्योंकि बर्डन बढ़ता जा रहा था। तो इस तरह जो है दूसरे मामलात में भी नई भर्तियां नहीं की जा रही, अब जो भी की जा रही है थर्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए की जा रही है, ताकि पंजाब को पेंशन वगैरह ना देनी पड़े। इस तरह जो काम किए जा रहे हैं, तो देखें आप सिविल सेक्रेटेरिएट वगैरह में देखें आप, दफातर भी नए जो बन गए अफसरान के लिए और जो MPs वगैरह के लिए, तो वो आसानी है। तो ये बताइए कि हर बजट जब भी पेश किया जाता है, जो सियासतदान यही नारा बुलंद करते हैं कि ये एक आवाम दोस्त बजट है, हाँ, टैक्स फ्री बजट है। तो ये टैक्स फ्री और इस पे रोशनी डाल रही है, तो नए टैक्सेस नहीं लगा रहे, पुराने तो वही अपनी जगह पर। देखिए जी, पुराने जो टैक्स थे वो लेके आए थे कि मुख्तलिफ जो चीज़ों पर रेवेन्यू था, एग्रीकल्चर पर, दूसरे था इसमें क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के, सर्विसेज पर। तो CM साहिबा ने जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, जो उसने जो प्रपोजल्स वगैरह दी थी, उसमें जो है वो काफ़ी उसको वापस कर दिया। और अब जो है कि बजट कहते हैं कि टैक्स फ्री बजट है। पिछले साल भी यही कहा था और इस साल भी पंजाब का जो कहा गया, क्योंकि जो बजट होते हैं फेडरल बजट वो ही काफ़ी होते हैं पंजाब के अगर लग के। तो हालांकि पंजाब में 124 अरब रुपए के जो डेवलपमेंट बजट है उसमें वो लिया जाएगा, यानी कि फॉरेन फंडेड होंगे। तो ये जो टैक्सेस वगैरह हैं, जो इन्होंने कहा है कि हम जो टैक्सेस नहीं लगा रहे, लेकिन टैक्सेस में रद्दो प्रॉपर्टी वगैरह में, व्हीकल्स वगैरह में रद्दोबदल किया जाएगा, ताकि जो गवर्नमेंट के जो एक रेवेन्यू होता है, एक टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी बजट का हिस्सा होता है, तो उसको हासिल करने के लिए, टैक्स रेवेन्यू को हासिल करने के लिए ये गवर्नमेंट इकदाम तो करती है। अच्छा, तो मोहम्मद इलियास साहब इसके लिए ये भी कह रहे हैं कि टैक्स फ्री तो होगा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो टैक्स वसूली है उनके लिए जरूर अब मजीद उनमें तेजी आएगी, तो उसमें नया मैकेनिज्म को लाया जाएगा। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि जो शादी हॉल, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं, उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। और यही है मैकेनिज्म, यही है, रेवेन्यू अथॉरिटी है, इधर सिस्टम तो सारा बना होता है। तब ये वसूलियाँ करनी है, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसने वसूलियाँ ही करनी है इनकी, तो एक्साइज का भी ऑफिस है। दूसरी जानिब कह रहे हैं कि तकनीकी और फाइनेंशियल ये मुआवनत करेंगे SMEs के लिए, जो छोटे एंटरप्राइज हैं उनको ये मदद देंगे। हाँ, जाहिर है इनके है, पंजाब में भी जैसे अदारे हैं वो उनके लिए पहले लोन दिए जा रहे हैं, तो जाहिर है वो पॉलिसीज़ जो हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग अपना रोज़गार भी कर सकें, ख़ासतौर पर SMEs वगैरह के लिए। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री फाइनेंस कॉरपोरेशन और दूसरे भी इदारे जो गवर्नमेंट जो हैं, CM ने अपने भी स्टार्ट किए हुए हैं। इस तरह जो स्कूल के, जो कॉलेज के बच्चों को भी लैपटॉप वगैरह भी दिए जा रहे हैं। पहले देखें एक रुक गया था एक सिस्टम, लेकिन अब एक दोबारा सिस्टम जो स्टार्ट किया है इस तरह। हालांकि इसको हायर एजुकेशन वाली साइड पर और एजुकेशन में जो फैसिलिटीज़ हैं स्कूल की, उनको मियार को बेहतर बनाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि बच्चे ज़्यादा बेहतर आ जाएंगे, बुनियाद अच्छी हो, बच्चे हायर एजुकेशन में यानी कि क्वालिफिकेशन वगैरह जो करें, बाहर भी अगर जाते हैं, अगर उनके बाहर देते हैं तो यहाँ ही स्कॉलरशिप वगैरह देने चाहिए बच्चों को, ताकि इधर भी यूनिवर्सिटियाँ हैं तो उनकी उधर ही पढ़ सकें सरकारी तौर पर, अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद थे। चले जी, ये तो बजट आएगा तो पता चलेगा कि कितना आम दोस्त और कितना ही टैक्स फ्री बजट है पंजाब का। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपकी मुलाकात करवाते हैं एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले उमर रसूल लोन और फुरकान अनवर से। मर्दों की एज कैटेगरी 35 की वेट कैटेगरी 89 में यानी 89 में पाकिस्तान के उमर रसूल ने गोल्ड मेडल जीता और मर्दों के एज ग्रुप 30 में यानी 30 की वेट कैटेगरी 89 में पाकिस्तान के फुरकान अनवर ने गोल्ड मेडल जीता है। मजीद उन्हीं से ये बात करते हैं, उन्होंने कारनामा के अंजाम दिया। उमर और फुरकान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे चैंपियंस। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर आप दोनों को। सबसे पहले तो उमर आप बताएं,
एक तो मुबारकबाद गोल्ड मेडल जीतने की, और दूसरा ये कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए आप? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, और मुझे अराउंड ना 22 इयर्स हो गए हैं वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किए हुए। अच्छा। तो मैं 2007 में मेरा फर्स्ट टूर था एशिया का, जूनियर एशिया का। मैंने सिल्वर मेडल जीता और उसके बाद ब्राउन्स, और मतलब कॉन्टिन्यूसली इंटरनेशनल मेडल जीता रहा। लेकिन सिल्वर ब्राउन्स तो आए, लेकिन गोल्ड मेडल कोई नहीं आया आज तक ना। तो मेरे अंदर एक कमी थी कि मैंने गोल्ड मेडल लेना है, और उसकी खुशी एक अलग होती है, क्योंकि जब आप गोल्ड मेडल लेते हैं तो आपका पाकिस्तान का परचम सबसे सरबुलंद होता है और आपका कौमी तराना चलता है। वो मेरे अंदर मिसिंग था काफी अरसे से। तो मैं उसके लिए कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल करता रहा। दरमियान में इंजरीज भी हुई, उनसे रिकवरी भी की, और अल्हम्दुलिल्लाह उन सारी मेहनतों का सिला अल्लाह ताला ने इस मेडल पे दे दिया। बेहतरीन। तो फुरकान, आप बताइएगा कि आपका जो मुकाबला था वो उम्र से पहले था या उम्र के बाद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस कामयाबी से नवाजा कि हमने पाकिस्तान का परचम वहाँ पे सरबुलंद किया और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। मेरा कंपटीशन जो है ना, ये मेरे कोच भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, और इनके बाद था मेरा कंपटीशन। मेरा था कंपटीशन दोपहर 3 बजे और इनका था सुबह 11 बजे। तो अल्लाह ताला ने उसी दिन हम दोनों को गोल्ड मेडल से नवाजा, और बड़ी खुशी जो है ना, हमने वहाँ पे पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। और जो है ना, हम एक ही जिम से ट्रेनिंग करते हैं, और ये उस्ताद शागिर्द भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो क्या घोल के पिलाते हैं कि दोनों ही गोल्ड मेडल जीता है? बस मेहनत के जो है ना, ये है कि अपनी जो मेहनत के टाइम पे सिंसियर रहते हैं, जो है ना, ट्रेनिंग के टाइम पे ट्रेनिंग, और घूमने फिरने के टाइम पे घूमना फिरना। तो बस ऐसे ही जो है ना, वो अपने मकसद में यही था कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पे हम गोल्ड मेडल लेंगे। जबरदस्त। और आप लोग लेकर आए और छा गए, माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान को फख्र है जी आप पे। और मुझे बताएं कि ये जो एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, इसका ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पार्टिसिपेट करने का? जबरदस्त एक्सपीरियंस था। जब हम स्टार्ट में वहाँ पे गए तो वहाँ पे ईरानियन बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन थी, ईरानियन, और ये स्पेशली जो रशियन स्टेट्स हैं उनकी ना। तो वेट लिफ्टिंग में वर्ल्ड वाइड ये लोग बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप्स पे भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो स्टार्ट में लगा था कि गोल्ड मेडल थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन उनसे अच्छी फाइट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग विन करने में कामयाब हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फुरकान, आप बताइएगा कि गोल्ड मेडल तो आप जीत आए हैं, मुकाबला तो आप जीत आए हैं, लेकिन मुकाबले के साथ साथ आपको क्या मिला है? जिस तरह के उमर ने बताया कि वहाँ ईरानियन बहुत सारे खिलाड़ी थे, किसी से दोस्ती हुई? ये तो फिर जो है ना, कंपटीशन जब भी हो तो बड़ा टफ होता है वेट लिफ्टिंग में, क्योंकि दुनिया में नंबर 1 वेट लिफ्टर जो है वो ईरान और रशियन स्टेट से ही है। तो उन्होंने भरपूर वहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ था, और जो है ना, वो उनके साथ बड़ी टफ फाइट थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं साथ में अपनी जो है मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी, और वहाँ पे मैं बेस्ट एथलीट भी जो है ना टूर्नामेंट का डिक्लेयर हुआ। अच्छा, जबरदस्त। मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि मैंने वहाँ पे पाकिस्तान का परचम भी बुलंद किया, और जो है ना, वहाँ पे बेस्ट एथलीट भी हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आगे यही गोल है कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीते, और जो है ना, आने वाले मुकाबलों में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद हो। जबरदस्त। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उमर, आप बताएं कि फिर जब गोल्ड मेडल तो जीत लिया, सबसे पहले किसको बताया आपने? फैमिली का रिएक्शन कैसा था? दोस्तों का रिएक्शन कैसा था? असल में ना, मेरा जब कंपटीशन खत्म हुआ, एक तो लाइव चल रहा था तो पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट वैसे ही लाइव देख रहे थे। तो जो ही कंपटीशन स्टार्ट हुआ मुझे कॉल आना शुरू हो गई। एक्चुअली यहाँ पे हमारे लिए ना डबल खुशी की बात ये थी कि जब हमारा कंपटीशन खत्म हुआ तो वहाँ पे जब अनाउंसमेंट हुई कि हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है वहीं पे, गालिबन इन सितंबर। तो फिर वो डबल खुशी होगी, और घर वालों की कॉल्स आई। सबसे पहले मेरी वालदा की कॉल आई, क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट रही है थ्रू आउट माई कैरियर। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया इन 2002, तो स्टार्ट में ना मुझसे वेट लिफ्टिंग होती नहीं थी, मैं बहुत पतला सा कमजोर सा था। तो लोग मुझे कहते थे इससे वेट लिफ्टिंग नहीं होगी, इसको छुड़वा दें, इसे किस तरफ डाल दिया आपने, इसको मतलब स्टडीज पे फोकस करे और ये सब कुछ। तो मेरी वालदा हमेशा से कहा करती थी, देख लेना एक ना एक दिन ये बहुत बड़ा स्टार बनेगा, मतलब वेट लिफ्टिंग में।
तो वो हमेशा मेरी सपोर्ट करती रही और मेरे साथ खड़ी रही और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खानदान के मुताबिक तो अक्सर ऐसे ही कहते हैं कि ये वालदा ही होती हैं जो बच्चों को खराब करती हैं, लेकिन देखें आप खराबी की सूरत में गोल्ड मेडल्स घर ले आए। अच्छा, तो फुरकान आप बताइएगा आपकी सपोर्ट कौन थी? मेरे स्पोर्ट्स, मेरी फैमिली, मेरे वालिदैन थे जिनकी वजह से जो है मैं इस मुकाम पे हूँ आज। मुझे पहले बड़ा जो है ना क्रिकेट का जुनून था, क्रिकेट बड़ी ज्यादा खेली सुबह से शाम तक ग्राउंड में ही, तो बस क्रिकेट में स्कोप नहीं, कोई मतलब वहां पे नहीं बन सका। तो जो है ना फिर वेट लिफ्टिंग में आ गया। फिर मेरे ये असल में ये मेरा जो है शौक था, मेरे वाला साहब का था, उनका जुनून था कि ये स्पोर्ट्स करे और इंटरनेशनल लेवल पे करे। और पाकिस्तान को काफी दफा हम जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट भी पहले भी कर चुके हैं। और जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान में नेशनल के गोल्ड मेडल है, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है और हम आज इस मुकाम पे हैं। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा उमर, मुझे बताएं कि आप दोनों तो एक दूसरे की ही मोटिवेशन बन गए होंगे वहाँ पे, तो ये वाला एक्सपीरियंस कैसा था? जिस तरह आपने कहा कि दोस्त भी हैं, उस्ताद शागिर्द भी हैं, भाई भी हैं, तो ये एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ज़बरदस्त रहा। एक्चुअली फुरकान ने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी गालिबन 2013 में, तो ये स्टार्ट से ही मेरे पास ट्रेनिंग करता रहा और हम दोनों का एज ए प्लेयर्स फर्स्ट टूर था इंटरनेशनल कोई भी, तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे पहले फुरकान की कुछ जगहों पे मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं हुई थी, कुछ जगहों पे बहुत अच्छी भी हुई क्योंकि पाकिस्तान से डिफरेंट कोचेस साथ जाते रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम दोनों इकट्ठे गए हैं और एक दूसरे को बैकअप भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट आया। बिल्कुल, वो हम देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। फुरकान और उमर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और देखिए जनाब, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नौजवान हैं जो अपने तय ये मेहनत करते हैं, गोल्ड मेडल्स घरों को लेके आते हैं, चाहे ख़ानदान हो चाहे आवाम हो, कुछ भी इनको कहते रहे, इनके हौसले पस्त नहीं होते हैं। और ये पाकिस्तानी जो नौजवान है उनका एक खासा है, जिसकी एक उम्दा मिसाल फुरकान और उमर है। हम ब्रेक के बाद हासिल होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर आज हम सेगमेंट नहीं शामिल कर रहे, खबर आपको देने लगे हैं जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से भी पता होगी, लेकिन अब आप सुनिए ज़रा और आपको जोर का झटका ज़रूर लगेगा। आइंदा 15 रोज़ के लिए हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनका ऐलान कर दिया है और जो पेट्रोल की कीमत है उसमें 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया और इसके बाद फिर पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई है और डीजल की जो कीमत है उसमें फ़ी लीटर 7 रुपये 95 पैसे इजाफा हुआ है। नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। की कमी रह गई थी, ये भी हो गया आवाम पर, बाकी सारे बॉम्ब तो गिरा दिए। और ये होना ही था क्योंकि इस वक्त जो पूरी दुनिया है वो जंगों की लपेट में है और ख़ासकर जब ईरान इसराइल की ठनी है उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक से इजाफा देखा गया है और उस जंग में कई ज़खायर को भी निशाना बनाया गया है ईरान के अंदर। तो इस सूरत में हम देखते हैं कि ये चीज़ फैलती चली जा रही है। अमूमन अमरीकी थिंक टैंक्स अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम सोचते हैं, हम मानते हैं कि जो अमन का कोई वक्त नहीं होता, अमन का वक्त वही होता है जब सब लोग रीलोड कर रहे होते हैं। तो अब रीलोडिंग का टाइम भी कम होने लगा है और हम देख रहे हैं कि तवातुर से जो है वो जंगें फूटने लगी हैं और उसके बाद तवातुर से जो है मईशत ख़राब होने लगी है, महंगाई बढ़ने लगी है और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त यही सिचुएशन चल रही है। ये दिल की तसल्ली थी जो रीना को देती है। चले जी अपना सेगमेंट शामिल करते हैं निकले तेरी तलाश में, जिसमें मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब और वकार अहमद मलिक साहब बात करें शिंक्यारी की, पानियों की, परों, सब्जों और शायरों की सरजमीन पर क्या गुफ्तगू हो रही है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब हर हफ्ते हमारे मेहमान होते हैं और हम उनसे एक सवाल पूछते हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया शिरकत का। आज का जो मेरा सवाल है वो शिंक्यारी के हवाले से है। एक तो मैं अभी रिसेंटली गया था वहाँ पे, सिरन वैली स्पेशली बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो मेरे जहन में आया कि आपसे सवाल पूछूं कि कराकोरम हाईवे की कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके बारे में हमने बात ना की हो, और कराकोरम हाईवे के हवाले से आपने अपनी पसंदीदा 3 जो जगह हैं उनकी एक पूरी फहरिस्त भी हमारे सेगमेंट में गिनवा चुके हैं, लेकिन हमने कभी शिंक्यारी पे बात नहीं की और अगर की तो मतलब कोई बराह रास्त इस तरह तज़किरा नहीं आया, बिलवास्ता कोई तज़किरा आया हो। तो शिंक्यारी जो है ये जब आप इस्लामाबाद से रवाना होते थे मुख्तलिफ एक्सपीडिशंस के लिए उन ज़मानों में, तो ये जो मानसेरा है और मानसेरा से आनवर्ड शिंक्यारी, बटल और ये वो तमाम इलाका है जो कि सबसे पहले
आपको खुशी भी देता होगा और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। तो शिंक्यारी के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, असल में मसला ये होता है कि वो हमेशा जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं, कार में भी गया हूँ, बस पे अपना इख्तियार नहीं होता, अपनी कार में भी गया, तो आपके ज़हन में होता है कि बिशाम पहुँच रहा है या कहीं भी पहुँचना है। चुनाचे उसका मतलब साइकिलिस्ट उसको देख सकते हैं, मोटरसाइकिलिस्ट देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा आज़ाद होते हैं, ठहर सकते हैं, हम क़याम नहीं कर सकते। लेकिन जो पहला मेरा इम्प्रेशन है, जब मैं गया हूँ कार पे, नीली कार पे, तो हम दाखिल हुए हैं और यकदम एक तो वहाँ पे क्वाइट बहुत थी, ट्रैफिक बहुत ही कम थी, और उसके बाद राइट हैंड पे मैंने देखा तो ग्रीन हिल्स थी और उनके ऊपर कस्बे थे, और बिल्कुल वो लगता था कि इतालिया वगैरह या वो स्विस एल्प्स के तो नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ सर्दी ज़्यादा होती, लेकिन लो लैंड्स के जो कस्बे वहाँ पे इंग्लिस्तान में या यूरोप होते ना, दूर से इसी तरह दे वर वेरी अट्रैक्टिव एंड इट वाज वेरी ग्रीन, हर तरफ ग्रीनरी थी। मालूम ये हुआ कि दुनिया की हर सब्ज़ी वहाँ पे उगाई जाती और दुनिया की हर शहर, जिस तरह मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे, वो अब्बा जी, उनके पास लोग मट्ठी लेके आते थे और वो उसको सूंघ कर बता देते थे कि इसमें कौन कौन सी फसलें होंगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं शिंक्यारी और उसके गिर्द जो है फील्ड्स, उनकी मट्टी सूंघूं तो मुझे उसमें खुशबू आएगी कि हाँ, इसमें दुनिया की हर चीज़ उगाई जा सकती है। और इसका बहुत बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान में बाहर जो टी गार्डन्स, वो शिंक्यारी में, और हम वहाँ पे उतरे, वो टी गार्डन्स हमने देखे। उसके अलावा बंगले हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के, और अंदर है, घने जंगल है। ज़रा सड़क से आप ऑफ हो जाएं 1-1.5 किलोमीटर, मैं खुद नहीं गया लेकिन मेरे दोस्त, अभी एक दोस्त वहाँ पे गए हुए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता शिंक्यारी जो है वो मैप पे आ रहा है। तो वहाँ पुराने डाक बंगले हैं। अच्छा, डाक बंगलों का अपना रोमांस होता है, और गोरा लोग जो हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे सिर्फ इसलिए शायद जाते हैं कि उनको वो जो कॉलोनियल अहद है ना, वो और स्कॉटलैंड के और वेल्स वगैरह में जो मतलब सतह मुर्तफ़ा है और जंगल है, उनकी याद दिलाती है। तो आई फील कि शिंक्यारी को हमने काफ़ी हद तक इग्नोर किया। और उसके अलावा ये कि शिंक्यारी में राइटर कई बहुत अच्छे, बिल्कुल लोकल ज़बानों के भी, शायर भी। ऐसा ही। तो समर ज़्यादा मुझे नहीं इसकी समझ आई कि ये खित्ता जो है ना टूरिज़म के मैप पे है, और ना हम जैसे जो हुआ करते थे आवारागर्द हमारे मैप पे आया है, और ना हुकूमत जो है इसकी तरफ तवज्जो कर रही है। वरना मेरा ख्याल है कि इस किस्म का दिलरुबा और दिलकश खित्ता है कि जो आदमी उधर शाहराह कराकरम पे हुंजा जा रहा हो, वो मेरा ख्याल है कि वहीं कहीं क़याम करके वहीं से वापस आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही है, और शिंक्यारी की ये जो जहत है, ये किसी हद तक पोशीदा हम कह सकते हैं। ये जो इसकी शायरी की जहत है या अदब की, बड़ा बड़ा कमाल शायर वहाँ पे है, और बाकायदा मुशायरों की रवायत है वहाँ पे, शिंक्यारी और इस पास पास के जितने भी मानसेरा का जितना भी इलाका है। और आप जब भी जाएं शिंक्यारी में सैर करने जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन मकामी जो लोग हैं और स्पेशली ये जो मकामी दानिश है उससे ज़रूर मिलिए, और स्पेशली हिंद को जो बोलियाँ हैं वो ज़रूर सुनिए, क्योंकि हिंद को की बोलियाँ जो हैं वो बड़ी गहराई ली होते हैं और बहुत ही खूबसूरत शायरी है और बड़ी कमाल रवायात हैं शिंक्यारी की। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। तो अब आप क्रिकेट की बात हम आपसे करते हैं। टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में एक नया बाब रकम हो गया, जहां जनूबी अफ्रीकी टीम 27 साल के तवील इंतजार के बाद आईसीसी ट्रॉफी उठाने में कामयाब हो गई। बिलाखिर टिम्बा बावामा की कप्तानी में जनूबी अफ्रीकी टीम पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची, जहां उनका मुकाबला दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से था। कड़ा मुकाबला था। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स ग्राउंड में खेले गए सनसनीखेज फाइनल में प्रोटीज ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त कर तारीख रकम कर दी। एडम माकरम की शानदार 136 रन
रन की इनिंग्स और टिम्बा बावामा की 66 रन की बारी जो थी उसने फतह की बुनियाद बनी और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट की तारीख में दूसरा ICC ये टाइटल है। पहला 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत में हासिल हुआ था और इस जीत ने न सिर्फ जनूबी अफ्रीकी टीम की सलाहियतों का लोहा मनवाया है बल्कि जो क्रिकेट शायकीन है उनके दिल भी जीत लिए हैं। दूसरी जानिब कौमी टीम की अगर बात करें तो जनाब आइंदा माह बांग्लादेश रवाना होना है उन्हें और 3 T20 जो मैचेस हैं उनकी सीरीज़ है और फिर वेस्ट इंडीज़ जाएंगे जहां 3 T20 और 3 वनडे मैचेस होंगे और अगस्त में पाकिस्तान का मुकाबला होना है अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ मुजव्वज़ा 2 तरफा T20 सीरीज़ को सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट में तब्दील करने पर इस वक्त गौर कर रहा है और ज़रा ये बता रहे हैं कि अगस्त में होने वाली ये जो 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ है इसको अफगानिस्तान और UAE के साथ सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज़ में तब्दील करने का मंसूबा जो है वो तैयार किया जा रहा है ताकि 2025 एशिया कप और ICC T20 वर्ल्ड कप जो है वो तैयारियों को ज़्यादा बेहतर कर लिया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करनी है और सईद मोहम्मद अवैस हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। अवैस बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे आप? मैं अलग शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक है और मुबारक हो आपको साउथ अफ्रीका की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा अपसेट है ये, आप क्या समझते हैं कितना बड़ा अपसेट है ये? यार अपसेट तो नहीं मैं कहूंगा क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की अगर आप बात करें तो चोकस का टैग मुझे पता है बहुत अरसे नहीं बहुत सी मैं कहता हूं जब से साउथ अफ्रीका क्रिकेट स्टार्ट हुई आपको पता है चोकस का टैग लगा रहा। लोग हमेशा बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका बड़े टूर्नामेंट के अंदर बड़े मैचेस के अंदर चोक कर जाता है, बड़ी टीम की बड़े मैचेस की टीम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में अगर पूरे टेस्ट अगर चैंपियनशिप की आप बात करें खास करके बबूमा की कप्तानी में, क्योंकि आपको याद हो जब बबूमा कप्तान बने तो बहुत ज्यादा मसले थे इनके, आपको पता है वहां पर एक इश्यूज रहे हैं, चाहे टीम की कॉम्बिनेशन की आप बात करें जो लॉज एंड रेगुलेशंस वहां पर आते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं आपको पता है इंटरफेरेंस भी साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा मामला में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। उसके बावजूद ओबामा ने जिस तरीके से इस टीम को लीड किया और जहां तक वो लेके आया हैट्स ऑफ है। मैं भी फिर भी बात ये कर रहा था कि अगर आप उसकी वीडियो देखें जिस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस से बात कर रहा था तो वो जो उनका एक स्टाइल था कि मुझे वो एक नाम बड़ा उन्होंने मशहूर लिया कि मुझे पता नहीं डॉन कुछ कहते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर और यहाँ पर जीतने आया हूँ, तो बड़ा एक नजर आ रहा था कि फाइटिंग स्पिरिट उनके अंदर और दिखाया भी। पहली इनिंग्स में आप देखें तो साउथ अफ्रीका थोड़ी सी बॉलिंग यूनिट के अंदर तो बहुत तगड़ी रही, बैटिंग में आपको नजर आया कि फ्लॉ नजर आया, लेकिन दूसरी इनिंग्स के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी आसान हो गई थी विकेट बैटिंग के लिए, क्योंकि इसलिए ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप भी बड़ी तगड़ी लगी थी मिचेल स्टार्क वाली। स्पिन तो वापस, लेकिन माकरम ने जो इनिंग्स खेली है वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है अपनी और ये डिजर्व करते हैं लिटरली जो चैंपियंस बने हैं। ये मैं कहता हूं कि चोक नहीं है ना, ये आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शायद ऑस्ट्रेलिया के एक होता है ना कि आप कहें कि मिस मैच हुआ है, बहुत तगड़ी फाइट और वैसे यही कहेंगे ना हम कि चॉकर्स ने जो है ना वो साबित कर दिया, अब ये नाम तब्दील हो जाएगा जल्द। हम ये अगर देखें आपने जनूबी अफ्रीका की तो हमने बात की टीम की कि किस तरीके से भी कम बैक करना भी बड़ा मुश्किल था 138 रन पर पहले दिन आउट होने के बाद। जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है वो कहीं ना कहीं आपको किसी खास किस्म के दबाव में नजर आई, खासतौर पर अगर फील्डिंग और कैप्टनसी की बात करें उसमें अब तो यही लग रहा है कि टॉप ऑर्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए डरावना ख्वाब बन गया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग यूनिट तो आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट्स आपको नजर आता है। हाँ कहीं ना कहीं शायद बॉलिंग की कमी मुझे जरूर महसूस हुई है, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट पेसर्स ऑस्ट्रेलिया का और जिस तरीके से वो लेके उस अटैक को साथ चलता है तो उसकी कमी महसूस हो रही थी मुझे बॉलिंग की। अगर आप बात करें जॉस हेजलवुड आपको पता है सच को फॉर्म के अंदर आपको नजर नहीं आए। असल मसला बैटिंग यूनिट का था, आपको पता है चाहे उस्मान ख्वाजा की आप बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, स्मिथ के अलावा एज किसी ने परफॉर्म नहीं किया। वो आपको नजर आ रहा था कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बिल्कुल ही इस वक्त यहाँ तो ज्यादा T20 मॉड गेम के अंदर है, टेस्ट क्रिकेट से थोड़ी सी दूर नजर आपको आई, नजर भी आ रहा था। चाहे आप मिडिल ऑर्डर की आप बात करें तो ट्रेविस हेड की भी बात करें वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी खास करके रबाडा की बात कर लें, जिस तरीके से रबाडा ने बॉलिंग करवाई है। मुझे याद है इससे पहले जब टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हो रही थी स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी बात की थी कि वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट फास्ट बॉलर दुनिया के अंदर टेस्ट क्रिकेट के अंदर रबाडा है, और वो नजर भी आया जिस तरीके से उसने पहली इनिंग्स के अंदर ब्रेक थ्रू आपको लेके दिया, फिर दूसरी इनिंग्स की आप बात करें फिर दूसरी पेस बैटरी ने आके ब्रेक थ्रूज लिए हैं। तो वो गेम प्लान जो सा वो इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आई, कप्तान की बात करें, टीम की बात करें, फील्डिंग यूनिट आपको बहुत तगड़ा नजर आया, जिसकी वजह से आपने ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर लेके आए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ हैट्स ऑफ माकरम का है, क्योंकि जिस इनिंग्स उसने खेली है बड़ा आपने देखा होगा स्टेबल इनिंग्स थी। पहली इनिंग्स की भी आप बात करें रबाडा की तो पहले दिन 32 या 31 गेंदों में सिर्फ 0 स्कोर था रबाडा का। दूसरी इनिंग्स में जाके आप देखें जो उसने 28 या 29 स्कोर किया, शायद 32 किया होगा, वो थोड़ा पेसी इनिंग्स थी उसकी। आप दूसरी इनिंग्स के अंदर आप जाके देख लें तो आपने माकरम को भी देखा जिस तरीके से उसने डॉट बॉल्स खेली, मैरिट पे आके बॉल खेल रहा था, वो उसका विकेट के ऊपर रहना वो नजर आ रहा था कि यार अगर ये विकेट तक स्टे कर लेते हैं दोनों पार्टनरशिप तो साउथ अफ्रीका घर
ये मैच जीतने में कामयाब होगा। और वही नजर आपको आया कि पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम पे दोनों की लगी है। बिल्कुल ठीक। और 27 साल बाद जनूबी अफ्रीका ने ये जो है ट्रॉफी उठाई है आईसीसी की, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उनको। लेकिन अब जो सैफ अफ्रीकी जो टूर्नामेंट अब आ रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, जो अपनी सीरीज़ है उसको 3 जो है मुल्कों में सोचा है कि उसको सैफ अफ्रीकी कर लिया जाए, तो उसमें यूएई को भी ऐड करने का सोचा जा रहा है। आपको क्या लगता है, हो पाएगा? देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान, एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास T20 खेलने के बहुत से मौके हैं। आपको पता है कि ये अनप्लान्ड थी, जो बांग्लादेश की सीरीज भी बीच में आ रही है। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि आप एशिया कप हो जाए, वर्ल्ड T20 के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जिस तरीके से टीम ने पिछले मैचेस के अंदर परफॉर्म किया नए फेसेस थे बांग्लादेश के खिलाफ, तो मैं कहता हूं कि इन्हीं लड़कों के ऊपर भरोसा करके आपको इनको आगे भी थोड़ा सा कैरी करना पड़ेगा। मुझे पता है कुछ नाम जरूर इसके अंदर मिसिंग होते हैं, जैसे बाबर की बात कर लें, रिजवान पे बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है, लेकिन जितना अभी तक एक क्लियर कट नजर आया कि आगे फ्यूचर की बात करूं तो शायद रिजवान को खास करके हो जाए तो उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट तक ही महदूद रखें। अच्छा। अपना रेड बॉल क्रिकेट तक महदूद रखें। बाबर को शायद T20 के अंदर वापस लाया जाए। जो ट्राई नेशन सीरीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होगी। देखिए, मैं हमेशा इस चीज में बड़ा एक स्ट्रांग बिलीव करता हूं, कोई भी कंट्री हो, चाहे वो केन्या भी क्यों ना हो, कोई भी कंट्री ऐसे नहीं उसको प्लेट में दिया जाता ओडीआई का स्टेटस है T20 का कि आके वर्ल्ड लेवल के ऊपर मैप के ऊपर आके आप परफॉर्म करें। वो कहीं ना कहीं ग्रुप स्टेजेस से ऊपर आई होती है। आप डिवीजन 7 की बात करें, डिवीजन 6 से वो बेचारे लड़के ऊपर आए होते हैं, उन्होंने अपना दमखम बनाया होता है। चाहे वो ट्राई नेशन सीरीज यूएई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की भी होती है, बहुत अच्छा मौका होगा पाकिस्तान के पास अपना कॉम्बिनेशन को ट्राई करने में, क्योंकि यूएई इस वक्त मैं कहता हूं बड़ा टॉप क्रिकेट खेल रहा है। उसने बांग्लादेश को शिकस्त दी, आपको पता है, यूएई के अंदर अपना जो T20 मैचेस उसमें 2 T20 उसने जीते हैं और बड़े कन्विंसिंगली उसने मैचेस जीते हैं। तो कोई भी नॉन टेस्ट नेशन आसान नहीं होता हरीफ, आपने अपना बेस्ट देना है तो आपने उससे जीतना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान को। अच्छी बात है कि अगर आपकी ट्राई नेशन सीरीज हो जाती है तो एटलीस्ट आपके पास एक कॉम्बिनेशन, फिर मैं कह रहा हूं ज्यादा मौका होगा कि लड़कों को ज्यादा चांसेस दे सकेंगे इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद थे। हम जरा क्रिकेट पर बात कर रहे थे, अब कुछ बात जरा हॉकी की भी थे। मलेशिया में नेशंस कप का आगाज हो गया। पाकिस्तान और मेजबान मलेशिया का मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-3 गोल से बराबर रहा। बारिश के बायस जो मैच है वो ताखीर से शुरू हुआ और पाकिस्तान की जानिब से जो अहमद नदीम, अब्दुर्रहमान और वहीद राना है उन्होंने 1-1 गोल किया। उसके बाद फिर सूरत हाल कुछ तब्दील हुई और आखिरी क्वार्टर में मलेशियन टीम के शानदार उनकी जानिब से खेल पेश किया गया और 2 गोल बनाकर मुकाबला बराबर भी कर दिया। इवेंट में पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच जापान के खिलाफ खेलेगी, जबकि तीसरा मुकाबला 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। तो ऑल द बेस्ट पाकिस्तानी टीम। हम पर उम्मीद है कि आपकी कारकर्दगी बेहतरी और आप अपने मैचेस आपकी बार बराबर नहीं बल्कि जीतेंगे। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। चलते हैं किचन कॉर्नर, जहां शेफ मारवी हमारा इंतजार कर रही हैं। तो ओवर टू यू मारवी। थैंक यू सो मच हिनायन अली। वेलकम टू किचन कॉर्नर। और आज भी मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और एक इजी रेसिपी। मैं बनाऊंगी आज बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई, जो कि मैं बनाऊंगी नेशनल फूड्स के मसाले के साथ। जब भी हम बिरयानी और कढ़ाई का सोच रहे होते हैं तो हमारी टेंशन होती है कि यार इतने सारे मसाले डालने हैं, इतनी गर्मी है, हम इतनी गर्मी में मसाले भी डालेंगे और इतने लॉन्ग प्रोसीजर्स में जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम नेशनल फूड्स का मसाला यूज़ करें और बहुत ही ईजीली हमें कढ़ाई बनानी है, बिरयानी बनानी है और इनकी बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज है। आप जो चाहें बहुत ही झटपट बना सकते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने ले लिया है चिकन 1 kg, योगर्ट ले लिया है और नेशनल का मसाला मैंने ले लिया है, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी। मुझे कोई भी एडिशनल मसाले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ योगर्ट। मैंने 1 kg चिकन लिया है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसमें ½ kg योगर्ट यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने इसमें नेशनल का कढ़ाई मसाला ले लिया है। इसमें मैं पूरा का पूरा नेशनल का कढ़ाई मसाला डाल दूँगी, क्योंकि असल मसला हमारा यही होता है कि हमें मसाले डालने हैं बहुत सारे, हमें पता नहीं चलता कि हमें कितने मसाले डालने हैं। बट नेशनल की वजह से हमारी कुकिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है। आई जस्ट गिव इट अ वेरी नाइस मिक्स। आप चाहें तो इसको मैरिनेट कर दें, बट इसको एज नीड नहीं होती है सच कि आप इसको बहुत ज़्यादा देर मैरिनेट करो। इसमें मैं ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और बाकी जो है मैं ड्यूरिंग कुकिंग यूज़ करूँगी। रोज़ की ये टेंशन, रोज़ की यही परेशानी कि क्या पकाना है क्या पकाना है, तो ये है नेशनल ने हमारी लाइफ को बहुत ही इजी कर लिया है कि आपको जो भी पकाना हो आप पैकेट का मसाला लाएं, आप ऐड करें और कोई भी बहुत ही इजीली कुकिंग कर सकता है।
और गर्मियों में हमारा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता कि हम पूरा पूरा दिन किचन में लगाएं और हम पूरा दिन कुकिंग करते रहें। तो यहाँ पे मैं अपना स्टोव ऑन कर लेती हूँ। इसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा। अकॉर्डिंग टू नीड मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। थोड़ा सा हीट होगा ये तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी सफ़ेद ज़ीरा। वरना कढ़ाई के लिए आपको बहुत सारे मसाले यूज़ करने पड़ते हैं, बट इसमें आप थोड़े बहुत चीज़ें यूज़ करके इसमें अपने मसाला ऐड करके मैरिनेट करके आप चिकन को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। उसमें टोमेटो, उसमें योगर्ट डाल के बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी 15 to 20 मिनट्स में। इसमें मैं थोड़ा सा बटर भी ऐड कर दूँगी। बटर हमारा मेल्ट होगा जब तक चिकन हमारी थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेट हो जाएगी। आप चाहो तो इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर लो, ताकि आपके लिए एक ईज़ी वो होगा कि अगर ओवरनाइट मैरिनेटेड होगी फिर आप झटपट से ऑयल गरम किया, उसमें चिकन डाली एंड आपकी कढ़ाई बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगी। बटर हमारा मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी मैरिनेटेड चिकन वेरी केयरफुली। ऑयल हमारा गर्म हो गया था, मैंने इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर लिया। इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके इसको मैं कवर कर दूँगी फॉर 5 to 8 मिनट्स, ताकि इसका अपना पानी जो है वो ड्राई आउट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाला हमने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है और उसमें सारे मसाले एडिड हैं ऑलरेडी। जब तक चिकन हमारी यहाँ पे गल रही है, पानी इसका ड्राई हो जाएगा, तब तक मैं बनाऊँगी बहुत ही मज़ेदार सा टैंग का एक ड्रिंक बनाऊँगी, जो कि होगा मिंट टैंग मार्गरीटा, जो कि बहुत ही इजीली बनेगा। और हम बहुत ज़्यादा गर्मियाँ तो हमारे दिल चाह रहा होता है हम कोई भी ठंडी सी मज़ेदार सी ड्रिंक्स पिएँ, तो आप अपने मज़ेदार से खाने के साथ ये ड्रिंक बनाएं और इन्जॉय करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर घर में अवेलेबल होती हैं। टैंग भी होता है, अगर नहीं है तो लेके रख लें, बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक्स आप बना सकते हैं। टैंग मैं ऑरेंज फ्लेवर इसमें डालूँगी, शुगर ऐड करूँगी, अगर आपको ज़रूरत है तो आप शुगर ऐड करो, नहीं तो आप स्किप कर दो। और काला नमक, थोड़ा सा लेमन और मिंट यूज़ करूँगी। और आप कोई भी वाइट सोडा इसमें यूज़ कर लो या स्पार्कलिंग वाटर आप यूज़ कर लो, इट्स अप टू यू, आपको क्या फ्लेवर पसंद है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 to 2 ग्लास ऑफ वाटर। इसमें मैं ऐड करूँगी माय फेवरेट टैंग। फोर टेबल स्पून ऑफ टैंग या अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अगर आप ज़्यादा डालना चाहो तो टैंग बहुत ही मज़ेदार लगता है, आप इसको जितना ज़्यादा डालो उतना मज़े का लगता है। टैंग हमें दे रहा है विटामिन सी, डी और जिंक, और करता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट, तो ये आप गर्मियों में ज़रूर लें। टैंग डाल लिया है मैंने। इसमें मैं ऐड कर दूंगी एनी वाइट सोडा और स्पार्कलिंग वाटर, इट्स अप टू यू। इसमें मैं ऐड कर दूंगी बिल्कुल थोड़ी सी शुगर। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसमें शुगर ऐड करो। ब्लैक सॉल्ट टू गिव इट अ वेरी नाइस टेस्ट। लेमन जूस, आइस डाल दूंगी मैं इसमें एज नीडेड, क्योंकि हमें बहुत ही मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा ड्रिंक बनाना है। इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें मिंट ऐड कर लूँगी। आइस हमारी इसमें फुली क्रश हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी मिंट। काफ़ी सारा मिंट जाएगा इसके अंदर, क्योंकि मिंट मार्गरीटा उसमें मिंट ज़्यादा ही डलता है। जस्ट ऐड मिंट इन इट, गिव इट अ वेरी नाइस ब्लेंड। बहुत ही मज़ेदार सा मेरा टैंग मिंट मार्गरीटा इज़ रेडी।
मैं इसको ग्लासेस में निकाल लूँगी। इसको मैं हटा देती हूँ चीज़ों को। लुक एट दिस टैंग मिंट मार्गरीटा विथ यमी यमी कढ़ाई। इसमें हम लेमन वेजेस ऐड कर देंगे। टैंग मिंट मार्गरीटा हमारा रेडी है। मैं अपनी चिकन को चेक कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और यमी सी कढ़ाई मेरी रेडी है। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इसको मैं गार्निश कर लूँगी विद धनिया, क्योंकि गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है फॉर एनीथिंग। जो भी आप बना रहे हो, आपकी गार्निशिंग और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत ही मज़ेदार सी मेरी नेशनल की चिकन कढ़ाई विथ टैंग मिंट मार्गरीटा रेडी है। आप लोग भी ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, तो जाते जाते आपकी एक बात करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं सरकारी स्कूल टीचर से। नाज़रीन, आपने ज़िंदगी में अक्सर सुना होगा कि उस्ताद रूहानी बाप होता है, और हम एक्सप्रेसो में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे ही रूहानी बाप से, जो कि रूहानी बाप होने की एक अमली तस्वीर है। स्क्रीन पर चलने वाली तस्वीर और वीडियोज़ में आप देख रहे होंगे कि एक सरकारी स्कूल में किस शफ़क़त और लगन से सरकारी टीचर सैयद ज़ियाउल हसन बुखारी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये उस्ताद सिंध के ज़िला सांगड़ के दूर अफ्तादा गाँव के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तैनात हैं। 5 जमातों के 74 तलबा के इकलौते उस्ताद हैं। माली, चौकीदार, यहाँ तक कि उनके गार्डियन और सरपरस्त भी सैयद ज़ियाउल हसन बुखारी ही हैं, जो उनकी स्कूल यूनिफॉर्म, हजामत और कुतुब की ख़रीदारी, स्कूल की सफाई सुथराई और पीने के साफ पानी की फराहमी तक के तमाम अमूर अकेले सर अंजाम देते हैं। उनकी वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूल है, और कुछ रोज़ कबल फेसबुक पर उनकी एक वीडियो खासी वायरल हुई थी, जिसमें ये कमरा है जो जमात है उसमें बच्चों और बच्चियों के सामने सुरीले अंदाज में निसाबी किताब में से एक नज़म पढ़कर उनको सुना रहे थे, और दूसरे हाथ से साथ ही साथ बेंच पर लेटे एक बच्चे का सर भी दबा रहे थे। सांगड़ के इस सरकारी स्कूल के जो 99% बच्चे हैं, आपको बताते चलें कि वो गैर मुस्लिम है और पसमानतरीन ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हाँ, हमारे साथ ये अजीम उस्ताद मौजूद हैं, सैयद ज़ियाउल हसन बुखारी साहब। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सैयद ज़ियाउल हसन बुखारी साहब। वाकई जो आपका काम है वो काबिल तहसीन है और काबिल तकलीद भी है। बताएं, कब से पढ़ा रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब के अंदर मुझे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं अभी, और इससे पहले एक सोशल एक्टिविस्ट भी था मैं, और दीगर जॉब्स भी थी मेरे पास, लेकिन ये मेरी एक ड्रीम जॉब थी और उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से उसको मजीद बेहतर बनाकर उसको अप्लाई कर सकूँ सारी चीज़ें। बिल्कुल, और ज़िया साहब हम देख ही सक रहे हैं, सब लोग देख ही रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो से। पहले ये बताइएगा ये वीडियोस कौन बनाता है, और दूसरे ये बताइएगा कि अगर आप अकेले जो हैं स्कूल टीचर हैं, तो बाकी स्कूल इंतज़ामिया कहाँ है? असल में ये एक बहुत ही पुराना स्कूल है, कदीम स्कूल है, और जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त टोटल जो थे वो 3 बच्चे थे यहाँ पर स्कूल के अंदर। तो उसके बाद फिर मुझे विजिट करने पड़े मुख्तलिफ गाँव, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ लोगों को आगाही दी, क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो इसलिए फिर लोगों को इस तरफ राग़िब करना, और वैसे इस टीचर से हटकर भी लोग मुझे वैसे भी जानते हैं, तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन किया और उन्होंने अपने बच्चों को मेरे पास भेजा। और बच्चों के साथ इस तरीके का अमल इसलिए भी ज़रूरी था कि उनके वालिदैन अपनी रोजी रोटी के पीछे ही पूरे हैं, और उनके पास इतनी तालीम भी नहीं है कि वो बच्चों को कोई इखलाकी तरबियत या इस हवाले से उनकी कोई मदद कर सकें। तो वो काम भी फिर मैंने अपने सर ही लिया कि इन बच्चों को एक अच्छे इंसान के रूप में जो है पहले सामने लाया जाए, फिर इनका मुस्तकबिल है, फिर इनकी थॉट्स हैं, फिर उनको हुनर हैं, उन सब पर मैं काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। ज़िया साहब, आपकी बड़ी खूबसूरत सोच है जिसको लेकर आप आगे चल रहे हैं, तो फिर बताएं कि कितने वालिदैन के दिल जीते आपने, और अभी कितने जो बच्चे हैं यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं आपके स्कूल में, और ख़ास तौर पर जो उनके पेरेंट्स हैं जो पहले हिचकिचाते थे उन्हें स्कूल भेजने से, अब वो स्कूल भेजते हैं, अब उनके जज्बात कैसे हैं?
बेहतरीन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर औकात तो वालिदैन से मुलाकात हो ही नहीं पाती, मुझे वालिदैन से मिलने के लिए भी उनको घर जाना पड़ता है कि आप मुझसे थोड़ी सी बात कर लें। अच्छा। क्योंकि वो दिहाड़ीदार हैं तो लाजमी सी बात है उनसे मुलाकात पॉसिबल हो नहीं सकती है। दूसरी फिर वो उनके पास अल्फाज नहीं होते क्योंकि उनकी जबान तब्दील है, सिंधी भी नहीं है, उर्दू भी नहीं है, तो वो अपनी एक्सप्रेशन से ही खुशी का इजहार कर पाते हैं, ज्यादातर नहीं इस तरीके से बात कर सकते। फिर वो बच्चे जो हैं वो फिर अपने वालिदैन को समझाते हैं। इस 3 सालों के अंदर जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी 21 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको मेरे स्कूल के बच्चों ने मनशियात से रोकथाम उनकी मतलब मुकम्मल कर दी है। कोई सिगरेट नहीं पीता उनके वालिदैन में, कोई पेरेंट्स में, और नशा नहीं करता। और हालांकि गैर मुस्लिम के अंदर एक नॉर्मल सी बात है कि वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, लेकिन उनको भी रोक चुके हैं। और उनकी आगाही जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू, लैपटॉप पे, कभी लैपटॉप पर, मोबाइल्स के ऊपर उनको वीडियोस के थ्रू, फिर मरीजों से मिलवाना, हॉस्पिटल्स के विजिट करवाना, उनसे सोशल एक्टिविटीज करवाना, फिजिकली एक्टिविटीज करवाना, फिजिकली ऐसे लोगों से मिलवाना, तो वो बहुत गहरा असर डालते हैं बच्चों के जहन पर। और फिर उनको वालिदैन का एक एहसास दिलाना कि वालिदैन हमारे लिए क्या हैसियत रखते हैं, फिर उनका उनसे प्यार, और फिर वो जज्बात में आके फिर जिद करते हैं अपने वालिदैन से। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 21 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने अपने वालिदैन की जो बेहतरीन काम है ये, बिलाशुबा एक कामयाबी आपकी। और लोग इसको जिस नज़र से भी देखें, आपने नस्ल को संवार दिया है, क्योंकि वालिदैन ठीक होंगे तो ही अपने बच्चों को भी ठीक रख सकेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो जी क्या कह रहे हैं आप? मकसद इस तरफ यही था क्योंकि सोशल एक्टिविटीज मुझे तकरीबन 17 साल से ज्यादा हो गए। मैंने कॉलेजेस के अंदर भी लेक्चर्स दिए, यूनिवर्सिटीज में भी गया और स्कूल्स के अंदर भी मैं गया, लेकिन मेरी बात की अहमियत नहीं होती थी। क्योंकि आप ये देखें कि 6ठी क्लास का जो तालिब इल्म है वो आपको कोई ना कोई, या आपको शाहरुख खान बना हुआ मिलेगा, आमिर खान बना हुआ मिलेगा, पुष्पा बना हुआ मिलेगा, तो आप उनकी जहन साजी नहीं कर सकते क्योंकि माहौल उन पर असर अंदाज ऑलरेडी हो चुका होता है। तो ड्रीम जॉब का मकसद यही था कि जो बुनियाद है मेरी, ये 5 साल तक मैं इनकी इतनी इसके अंदर पुख्तगी ले आऊं, इनको इतना मैं प्रैक्टिकल कर दूं कि जब 6ठी क्लास के अंदर ये दाखिल हो गए तो ये अहल होंगे इस चीज के कि बाकी लोगों को अपने जैसा बनाएं। साहब, और एक और चीज़ जो बिल्कुल हमने देखी, आपने बताई भी, वीडियोस में हम देख भी सकते हैं, जो स्कूल में सहूलियात है बड़ी नाकाफ़ी हैं, जो बिल्डिंग है बड़ी खस्ता हाल है। स्कूल की बेहतरी के लिए आप सूबाई वज़ारत तालीम तक आपको क्या रसाई मिल सकी है कि आपने आगे ये पैगाम अपना पहुँचाया है, इस हवाले से आप कोशिश कर रहे हैं? सब बिल्कुल, इसमें मैंने जो हमारे मकामी जितने भी लोग हैं वहाँ तक भी कोशिश की है, एप्लीकेशंस के थ्रू भी मैं गया हूँ, इसके अलावा फ़ोन कॉल्स के थ्रू भी अप्रोच करने की कोशिश की है। ताहाल बस उम्मीद है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवज्जो हमको ज़रूर मिलेगी और उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपके तवज्जुह से भी आपको बहुत सारा दिन आप यहाँ मसरूफ रहते हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं फिर यहाँ के जो अखराजात आते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं वहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सैलरी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उसका मुख्तसर हिस्सा मैंने जो है वो बच्चों के लिए वक्फ कर रखा है। इसके अलावा कोई जैसे बड़ा टास्क है, जैसे तकरीबन 74 बच्चे हैं, उनके कपड़ों के जो अखराजात हैं वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए तक जाते हैं। फिर यह है कि 2-4 दोस्त हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर वहां से कुछ मिलजुल के हम लोग इस चीज पर कर लेते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के दोस्तों में आपके इजाफा होता चला जाए और आपकी जो कार खैर है इसमें भी बरकत हो और आप मजीद बच्चों को भी यहाँ पर स्कूल में जो है तालीम दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए सैयद ज़िया साहब। और इसी तरह के जो काविशें होती हैं इसमें हम सबको मिलकर पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए कि आप भी पार्टिसिपेट करें इस तरह के नेक कामों में। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।